बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान 120वें नंबर पे था, अब 4 दर्जे बढ़ गई है, हम 124वें नंबर पे चले गए हैं। टोटल 180 ममालिक हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल अपनी रिपोर्ट शाया करता है और पब्लिक सेक्टर्स में करप्शन के हवाले से जो है दर्जाबंदी की जाती है कि कौन सा ममालिक कहाँ स्टैंड करता है। इस दफा की रिपोर्ट के मुताबिक हम स्टैंड कर रहे हैं 124 पे, लेकिन आपको थोड़ा सा पिछले 2 साल का बता दूं। ये 2020 की रिपोर्ट आई है। 2018 की रिपोर्ट कहती है कि हम 117वें नंबर पर हैं और 2019 की रिपोर्ट हमें बताती है कि हम 120वें नंबर पर आ गए, कि ग्रेजुअली हम डिक्रीज की तरफ जा रहे हैं, मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है। अब 2020 की जो रिपोर्ट आई है, हम 124वें नंबर पर खड़े हैं। तहरीके इंसाफ की हुकूमत है। इंटरेस्टिंगली बड़े इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ आ रहे हैं हमारे सामने। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि 90 दिन में पीटीआई ने जो है करप्शन ख़त्म करने का वादा किया था, दावे किए थे कि हम जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे कि करप्शन का खात्मा हो जाएगा और हमें सिर्फ 90 दिन चाहिए। इमरान खान साहब की इस हवाले से स्टेटमेंट मौजूद हैं, लेकिन वो 90 दिनों में क्या हम देख रहे हैं कि 2 साल में करप्शन मुल्क में मजीद बढ़ती जा रही है। इसके बरक्स इमरान खान साहब और उनके जो तर्जुमान है वो ये दावा करते हैं कि ये जो डाटा लिया गया है जिस पर ये करप्शन इंडेक्स बनाई गई है, ये तो मुस्लिम लीग नून के दौर का डाटा है और इस वजह से ये मुस्लिम लीग नून के जो दौर में करप्शन हुई है उसको अया करता है। दोनों पार्टीज के दरमियान एक बयानिए की जंग है, लेकिन असल हकीकत क्या है हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। करप्शन इंडेक्स के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा सेनेट में जो शो ऑफ हैंड्स के हवाले से पीटीआई एक तरमीम लेके जा रही है, उस पर भी बात करेंगे अगले सेगमेंट में। लेकिन पहले करप्शन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर साहब, ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं। कैसर शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अहमद अवैस साहब, पीटीआई ने तो दावे किए थे कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे। इमरान खान साहब के इसके हवाले से बयानात हैं। हम ग्रेजुअली डिक्रीज की तरफ क्यों जा रहे हैं? मुल्क में करप्शन बढ़ रही है और हमारा जो नंबर है वो नीचे आता जा रहा है, 124वें नंबर पे चले गए हैं। हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस वक्त ही एडवोकेट जनरल पंजाब हूं जी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आपने सही बात की है। शेक्सपियर ने कहा था कि इवल दैट मैन डू लिव आफ्टर देम, गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स। तो इंसान ने ये पीछे जो कुछ पाकिस्तान के साथ जो कुछ होता आया है, उसके असरात अगर आप कहें कि वो चंद महीनों में, चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे, ये सालों में जाके कई साल लगेंगे। और जरूर ये एक दफा मामला जब एक वेव चल पड़ती है तो वो एक एक्सट्रीम तक पहुंच के उसका रिटर्न शुरू होता है। अब ये जब पीटीआई ने जब हुकूमत संभाली थी, इनको ये इस बात का शायद इतना अदराक नहीं था। ये फ्रैंकली मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 90 दिन में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब देखोला मामला खुल के सामने आए तो पता लगा कि वो घाव इतने ढेर पुराने हैं कि वो जैसे वो उसने कहा था फैज अहमद फैज ने कि वेद इनकी तो को पा न सके और टोट के सब बेकार गए। तो अब एक मुस्तकिल एक साइंटिफिक तरीके से एक पूरा एक प्रोसीजर के तहत काम जो है बाकायदा शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला वक्त जो है वो आगे चलेगा और आपको महसूस होगा कि आप इकोनॉमी मेगा लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर इकोनॉमी में एक टर्न आ गया है। स्विंग जो है वो अपवर्ड स्विंग चल पड़ी है। डू यू एक्सेप्ट इट कि एक जो जज करने में आप लोगों को गलती हुई? पीटीआई जिस तरह से जज करके आ रही थी कि हम जैसे ही हुकूमत में आएंगे बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन मामलात इसके बरक्स जा रहे हैं, वो ग्राउंड जो वर्किंग है वो ना होना है। डू यू एग्री? जी बिल्कुल, मैं इस बात से तो मान रहा हूँ कि देखें ना, गवर्नमेंट इससे पहले पीटीआई की हुकूमत तो बनी नहीं थी। इनको ये अंदाजा नहीं था कि जितने अंदर इसके अंदर इस कदर खराबियां आ चुकी हैं और इस कदर अंदर से इन्होंने दो चीजें हुई ना। एक तो करप्शन के तौर के ऊपर पैसा जो है वो अनफेयर मीन से उन्होंने हुक्मरानों की जेब में गया और दूसरा वो पैसा पाकिस्तान में भी नहीं टिका, वो ट्रांसफॉर्म हो गया
टू फॉरेन कंट्री, जिससे क्या हुआ कि हमारे मुल्क की दौलत जो है वो अगर यहाँ पे ही रह के इस्तेमाल होती तो दौलत तो बढ़ जाती कम से कम, वो दौलत भी कम हो गई और पैसा भी बाहर निकल गया, उन्होंने ये छुपा के बाहर भेज दिया और फिर आपके सामने वो सुप्रीम कोर्ट केस चला और जो कुछ हुआ सामने। तो इनके असरात जो हैं वो बड़े भयानक असरात हैं जो मुरतब हुए हैं और होंगे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन खुदा का शुक्र है कि क्योंकि टॉप लीडरशिप जो है वो ऑनेस्ट है, मामला सुधर जाएंगे और सुधरने शुरू हो चुके हैं। सर हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? आपने दावे किए चले 90 दिन, मेरा ख्याल है यही साल जो है ये 221 जो आ रहा है जी शुरू हो गया है, इस साल में आप देखिएगा कि मार्क्स आपको तब्दीली नजर आएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी नजर आएगी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ेगी, मामलात जो है बेहतरी की तरफ जरूर आएंगे। चलें जी, बैरिस्टर आमिर साहब आप क्या समझते हैं? पीटीआई कह रही है कि हमें अंदाजा नहीं था कि इस तरह के मामलात है, इतनी सवेर करप्शन हुई हुई है और इतना ज़्यादा हम अंदर धंसे हुए होंगे, लेकिन अब जो है 2021 के बाद मामलात आप देखेंगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाउ डू यू सी दिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जानना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। एक शख्स था वो पिछले कई सालों से खड़ा हो के बड़े बड़े दावे करता था और दावे थे और दावों को सच साबित करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हथियार बड़ा ज्यादा इस्तेमाल होता था। ये मुल्क बड़ा करप्ट हो गया, बड़ा करप्ट हो गया। हर शख्स अपनी पाक दामनी के दावे करता है, लेकिन ये तारीख है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत जनरल मुशर्रफ की करार दी गई थी और आज ये दूसरा साल है मुसलसल कि इस हुकूमत को पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत कहा जा रहा है। अच्छा, अभी भी मैं हैरान हूँ कि जमहूरी मुल्कों में तो हुकूमतें मिलती हैं 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, और एक हुकूमत जो तकरीबन अपनी 70% मुद्दत पूरी कर चुकी है, 60 से 70%, वो भी कह रही है अभी 500 साल तो नहीं दिए जा सकते कि ये कोई ऐसा मुआशरा कायम करें जो अरस्तू का और अफलातून का मुआशरा हो, वो तो नहीं हो सकता। इन्हें यही 5 साल हैं और 5 साल के अंदर इतनी खुशखबरियां ये सुनाते रहे हैं, ये तो एक पेज पे हैं, इन्हें तो किसी किस्म की प्रॉब्लम ही नहीं है। अपोजिशन को इन्होंने जेल में डाला हुआ है, अब मरकज का अपोजिशन लीडर भी जेल में है, पंजाब असेंबली का भी अपोजिशन लीडर जेल के अंदर है। अब ये कितनी देर तक देखें? अगर हालात सिर्फ खराब होते तो कुछ, अब हालात इतने नागुफ्ता बह हैं कि हम अफगानिस्तान से नीचे हैं, करप्शन में भी हम बदतर हो गए उससे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी हम बदतरीन तकरीबन मनफी ग्रोथ है हमारी, और उनकी हमारे से बहुत बेहतर ग्रोथ है अफगानिस्तान की। अब इन हालात के अंदर मुल्क के अंदर बदतरीन महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है बदतरीन, और वो जो 100 दिनों का वादा था जैदी साहब, हम तो इनसे वो पूछते हैं, 100 दिन का वादा था, 100 दिन के वादे में 90 दिन में करप्शन खत्म करना था, जनूबी पंजाब का सूबा बनाना था, इदारे बेहतरीन हो जाने थे, इदारों के इनके पास बेहतरीन सरबराह थे, पाकिस्तान के अंदर MNAs को कोई तरक्याती फंड नहीं मिलना था, मेरिट के ऊपर लोगों ने लगना था। अब मुझे बताएं कोई एक वादा पूरा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाना भी कोई 600 साल इन्हें चाहिए। आपने पढ़ा लिखा पंजाब के अंदर कोई वजीर आला ले आते, उसके लिए भी आपको कि 2000 साल चाहिए। देखें, अब अगर तो इंसान के अंदर अखलाकी मयार हो तो जितना झूठ बोला गया है और जितनी मुनाफिकत की गई है सब्ज बाग दिखा के, एक लम्हे के लिए इन इक्तदार पे रहने का हक नहीं है। लेकिन अगर बेशर्मी अरूज पे है तो फिर कहा जा सकता है जो मर्जी कहते हैं। 5 साल तो आप कुछ नहीं कह सकते। आप सर ये स्टेटमेंट दे 5 साल पूरे तो होने थे, अभी तो 2.5 साल हुए हैं, उन्हें 2 साल हुए तकरीबन। तो अरे भाई पौने 3 साल हो गए हैं। सर अपने मेरी बात सुनने पहले जी आमिर साहब, मैंने ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आके आप ही की बात सुनूंगा। मैंने आपको पूरा टाइम दिया है, उन्हें मुकम्मल तौर पे क्या पीटीआई को टाइम दिया जाएगा और उसके बाद फिर उनकी वैल्यूएशन होगी, क्योंकि पीटीआई हमें ये कहती हुई नजर आती है कि आप देखेंगे अगले साल बेहतरी आएगी, लेकिन ये दावे पहले भी किए गए थे। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर मुस्लिम लीग नून से उनका मौक़िफ़ जानेंगे कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून क्या कहती है।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ जान लिया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया है। कैसर शेख साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म और उनके तर्जमान ये कह रहे हैं कि ये जो डाटा यूज़ किया गया है ये पुराना डाटा है, तो इस वजह से हम इस रिपोर्ट को खुशामदीद कहते हैं, यह हमसे मुतल्लिक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई पहली बार नहीं है। जो चीज़ भी है, ये कहते हैं डॉलर जो है वो आपने मसनूई रखा हुआ था, इन्होंने इनके यहाँ ज़्यादा हो गया, और इसके बाद चीनी की कीमत भी हमने मसनूई रखा, हमारे दौर की थी। ये चीनी अभी बढ़ी है ना, वो हमारी वजह से बढ़ी है, तो यही कह रहे। इसके अलावा कोई भी आटा बढ़ा है तो वो भी हमारे दौर का है। अब देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन को आज की नहीं है, करप्शन तो शुरू से है पाकिस्तान में। मैंने जब एज अ चेयरमैन फाइनेंस कमेटी अपने दौर में 2016 के बजट में तकरीर की, तो मैंने वहाँ कहा कि पाकिस्तान के हर टेबल पे अंडर द टेबल काम हो रहा है। लेकिन वो करप्शन देखिए 2018 में दुनिया में 117वें नंबर था हमारे मुल्क, तो अभी 124 हो गया, 7 दर्जे बढ़ गई है 2 साल में, 2.5 साल में। तो पाकिस्तान में बहुत ह्यूज करप्शन हो रही है, और पूरे साउथ एशिया के रीजन में 8 मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा हमारे करप्शन हो रही है। और ये डेटा कहते हैं, कौन सा डेटा, इनसे पूछ लें, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को करें, उनको भी कांटेक्ट करेंगे भाई ये कौन सा डेटा है और हमारे डेटा के हिसाब से कितनी है। शेख साहब, ये बातें तो हर रोज पता लग रही है, जिस भी आप शोबे में जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे। मेरा 55 साल से मेरा बिजनेस है, मैं खुद देख रहा हूँ, करप्शन तो बढ़ ही रही है, हर वक्त बढ़ रही है। और हमारे यहाँ इस तरह करप्शन नहीं खत्म होगी कि आप ये कहें कि नैब ने पकड़ सकड़ कर लेनी है या लोगों में डर डालना है। करप्शन सो सिस्टम्स के साथ और किसी तरीकाकार से खत्म होती है, जो कि इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं अडॉप्ट किया, बातें की सिर्फ। और बाकी तो जैसे इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरी देनी थी, अब अंदाजा कीजिए कोई एक भी चीज इनकी, और इन्होंने मानना कुछ भी नहीं है। हमारे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, और अहमद अवैस साहब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कैसे साहब जी हमारे साथ अहमद अवैस साहब मौजूद है, और अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि ग्रेजुअली ठीक होगा, जो इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ काम, इससे टाइम लगेगा ठीक होने में। अहमद अवैस साहब, यू आर वेरी सीजन्ड लॉयर। मैं आपसे सिर्फ ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब ने भी स्टेटमेंट दी, वज़ीर आज़म ने कहा कि हम खैर मकदम करते हैं इस रिपोर्ट का, और इसका जब उर्दू में तर्जमा होगा तो पता लगेगा कि किसके दौर में हुई। बट हमने इस पर रिसर्च की, हमने वो रिपोर्ट पढ़ी। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा वो रिपोर्ट का जो रेलेवेंट पोर्शन है, जिसमें जो हमने निकाला कि वो किस साल का डाटा लिया गया, असल में तो बहस इस पे है। मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं पीटीआई के दौर का डाटा है, और पीटीआई वाले कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून के दौर का डाटा है। तो वो गुज़िश्ता 2 सालों का डाटा लिया गया है, 2018 और 2019 इसमें शामिल है। और 2018 की अगर बात की जाए तो उसमें 6 महीने मुस्लिम लीग नून के शामिल होते हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली अगर देखें 1.5 ईयर्स पीटीआई के शामिल हैं। तो अहमद अवैस साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इट? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये कि ये मुस्तनद है कि आखिरी दौर था नून लीग का, जो आखिरी जो 6 महीने थे उनके इक़्तिदार के फारिग होने से पहले के, उसमें उन्होंने बेइंतहा सूरत के साथ, तेजी के साथ तमाम चीजें समेटी हैं और कंगाल किया है इस मुल्क को। खजाने खाली किए हैं उन्होंने, यहाँ से बाहर से चीजें भेज दी, सब कुछ किया। और उसके बाद जब हुकूमत इनके पास आई है तो फिर वो बहुत सारे मामला जैसे कि स्टेट तो पूरे एक स्टेट क्राफ्ट तो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, जिसको एक बड़े आपको एक तरीकेकार के साथ एक मुख्तलिफ जावियों को मद्देनजर रख के उसको चलाना है, उसको देखना है, उसको उसमें हर चीज को अच्छे तरीके से भांपना है। तो उसमें ये बातें जरूर सामने आई कि जो कुछ था एकदम से सब सुधर नहीं सकता। अब जब एक उलझाव पैदा हो जाता है, कहते हैं ना कि जब एक गुलजन पड़ जाती है तो देखना होता है कि आपने सिरा कहाँ से पकड़ना है। अब उसके लिए सबसे बुनियादी चीज थी कि इकॉनमी जो इतनी तबाह हुई पड़ी है, उसको संभालने के लिए कुछ स्टेप लिए जाए। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो स्टेप में अब आप देखिए कि हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में
फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व इतने ज्यादा नहीं हुए जो पाकिस्तान में आप हुए इस वक्त हो चुके हैं। कोई शक नहीं है कि हमारे अभी माइक्रो लेवल के ऊपर बहुत काम होने वाला है। अहमद साहब, मैं इकोनॉमी का ही बता देता हूँ कि जीडीपी जो ग्रोथ थी वो 5.5 पे थी, हम फिर 1 पॉइंट पे आए, फिर अब -0.4 चली गई। ठीक है, मानते हैं कोरोना वायरस भी आया, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून इसे बार बार पॉइंट आउट करती है कि जीडीपी ग्रोथ जब आपकी माइनस में, आपने क्या तरक्की करनी है। जी वो दुरुस्त है, मैं यही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस सारी बातों के बावजूद उसमें एक जो रोशन पहलू ये है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं इस वक्त वो उस हद तक हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुए कभी। एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल दोबारा से जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जो इन तमाम एक करप्ट माफिया ने वो तमाम इलाके जो कॉटन ग्रोइंग एरिया थे, जो पाकिस्तान की गोल्डन क्रॉप कहलाती थी, वहाँ पे इन्होंने वो गन्ना लगा के और वो बंदर मार्ट जो है वो शुगर मिल्स की जो भरमार करके और शुरू कर दिया और वो तबाह हो गया। अब दोबारा से आपने देखा कि रिवाइवल ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पाकिस्तान से शुरू हो चुकी है। ये बहुत अच्छी ये एक अच्छे साइन है। अब सिर्फ देखना ये है कि अब आगे हमने कैसे, अभी बहुत कुछ करना है, ये बड़ा हाई हिल टास्क है और बड़ी डिफिकल्ट सूरत हाल है, तो ये आसान काम नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या, ठीक अहमद साहब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। पीपल्स पार्टी क्या समझती है, बैरिस्टर साहब, किस तरह से ये मामला बेहतर हो सकते हैं? क्या इस मामले का हल, आप लोग जो कहते हैं कि हुकूमत का खात्मा है, फिर आप लोग ये सजेस्ट करते हैं हुकूमत का खात्मा, फिर आप कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक ले आओ, फिर आपके जो साथ आप पीडीएम वाले हैं वो कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक किस तरह से कामयाब होगी जब हम एक पास्ट एक्सपीरियंस देख रहे हैं और उस पास्ट एक्सपीरियंस में जो कुछ होता रहा है उसमें लगता नहीं हम अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बना सकेंगे। किस तरह से होगी बेहतरी? देखिए ज़ैदी साहब, कभी किसी को मुल्क इस तरह तो नहीं मिल सकता कि जीरो पोजीशन पे पहले उसे 0 पॉइंट पे लेके आए, सारा गिराएं और इन्हें एक प्लॉट दें और आप नया पाकिस्तान तामीर करें। पाकिस्तान तो ऐसे ही मिलता रहा है। जब बना था तो जिन्ना साहब को एक टूटा फूटा पाकिस्तान मिला था, हौसले पस्त थे, लाखों लोग हिजरत में शहीद हुए, मुश्किल तरीन हालात थे, मुहाजिरीन का मुसीबत थी और एक पैसा नहीं था खजाने के अंदर। पाकिस्तान को आगे बढ़ना था। पीपल्स पार्टी को पहली दफा पाकिस्तान मिला तो पाकिस्तान टूटा हुआ पाकिस्तान था। उस वक्त हमारे 93,000 कैदी दुश्मन के कब्जे में थे, 5,000 मुरब्बा मील जमीन थी और जो शिकस्त खुर्दा कौम थी, हौसले और उम्मीद टूटी हुई थी। हमने आगे बढ़ाया, उसे एटमी ताकत भी बनाया, वो हमने उसे मुआशी मुसावात वाला मुल्क भी बनाया और हमने आइन भी दिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी को जब भी अब आखिरी ले लेते हैं, जनरल मुशर्रफ के बाद जब हमें मुल्क मिला था, लॉयर्स की मूवमेंट के बाद, तो जगह जगह बम धमाके थे, दहशतगर्द बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब आके काबिज होने पे थे। सर ये तमाम बैरिस्टर साहब, ये तमाम बातें हमें पता है। मुझे ये बताएं कि हल क्या है? हल क्या है? एक वन लाइनर हल क्या है सर? क्या होगा? आप चाहते हैं कि हुकूमत गिर जाए, ठीक, क्या हल क्या है? थोड़ा सा खुदा के लिए सबकी आप सुनते हैं, जब एक आर्गुमेंट पिछले प्रोग्राम में 2 दफा हुआ है कि पिछले हालात नहीं ठीक, तो मैंने आपको बताने तो हैं कि पिछले हालात क्या हैं। ये तो एक जिद है कि पिछले हालात ठीक नहीं है और मुल्क हमें सही हालत में नहीं मिला। मुल्क सबको इसी हालत में मिला है। जिस हालत में आपको मिला है उस हालत से जिस तरह आप ले गए, आप मुझे बताएं, इकोनॉमी आपने बता दिया 0.40 पे चली गई, इन्फ्लेशन इस वक्त पूरे हम अफगानिस्तान से नीचे है, महंगाई में भी। उसके बाद पीआईए का जो बेड़ा गर्क हुआ है, में ये कहते थे आज पीआईए की कोई फ्लाइट बाहर नहीं जा सकती, अक़वाम मुत्तहिदा ने और पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगा दी। ठीक हो गया, आपने स्टील मिल बेचने पे ले आए, इसी पे सारे, इसी पे आपके पाकिस्तान के अंदर, जी बैरिस्टर साहब इसी पे आंसर लेता हूं। के अंदर हुकूमत लेके आए। जी बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। कैसे साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कैसे साहब, अब हमने देखा कि मुल्क में करप्शन बढ़ रही है, नारे लगाए गए करप्शन खत्म होगी, वो नहीं हो सकी, तो इसका हल क्या है? आप मुस्लिम लीग नून क्या समझती है? मैंने यही सवाल बैरिस्टर साहब के आगे भी रखा कि आप लोग समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत का खात्मा इसका हल है, लेकिन उस खात्मे के लिए आप लोग मुत्तहिद भी नहीं होते हैं। आप लोगों ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, वो लॉन्ग मार्च उस टाइम पे नहीं हुआ। आप लोगों ने इस्तीफों का ऐलान किया, वो इस्तीफों पर अभी तक कंसेंसस नहीं हो पाया। ये आखिर हल क्या है इसका? किस तरफ जाना चाहिए? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हम सबको ढूंढना चाहिए कि इस बात का हल क्या है। देखिए, मुल्क हम सबका है। पहले दिन से ही हमने इनसे कहा था आते ही कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क की हालत इकनॉमिकली बहुत बुरी है।
ऐसा माहौल पैदा करें कि बाहर से लोग भी और पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टर जो है वो उसको इन्वेस्ट करने में कोई इंसेंटिव मिले। अब हल तो सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि गुफ्तगू थी और बैठना था, लेकिन क्योंकि पहले दिन से ही हुकूमत की तरफ से चोर डाकू की गर्दान के अलावा हमने कई बार इनको कहा, मैंने फाइनेंस कमेटी में कई बार कहा, मैं चेयरमैन रहा वहाँ पे, और उसे बात ये कि जब तक हम सारा मुल्क वाले मिल के सर नहीं जोड़ेंगे और कोई बेहतरी वाली बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने तो और ये काम किसका था, ये हुकूमत का था, उसको हाथ बढ़ाना था और उसको एक इनिशिएटिव लेना था। अब बुरी तरह नाकाम हो गए। लेकिन ना बात ये कि हमने पीपल पार्टी के दौर में 2013 में जो रेवेन्यू था ना, जो आमदनी हो रही थी वो 1900 अरब थी, ये फिगर सबको पता है, और हमने 5 साल में उसको 1900 से 3800 किया। हम बहुत करप्ट थे, बहुत ज़्यादा बेईमान थे, लेकिन आमदनी मुल्क की 1900 अरब रुपए से 3800 हो गई। अब ये उसको 7600 कर दे। बात तो ये इनका तो कोई कल भी ठीक नहीं, असल में इनको पता नहीं, इनकम्पिटेंस ठीक करे। हल ये है कि कोई ना कोई ऐसे हम काम करें जिसमें कोई जो शऊर वाली बात हो, जो जिसमें मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके और पूरी दुनिया को एतबार। कैसे साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा कि मुल्क को आगे, इंडिया 11% कर रहा है कोविड के बाद। इस साल इंडिया की ग्रोथ 11% होगी और कैसे साहब हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे, लेकिन एक जो आपने कहा कि मुल्क को आगे बढ़ाना है, उस हवाले से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक बड़ा अच्छा स्टेप पीटीआई ने लिया है और वो शो ऑफ हैंड्स के हवाले से है। उन्होंने कहा कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने अपने 20 MPAs निकाले, उनको जो है शो कॉज नोटिस जारी किया। हम शो ऑफ हैंड में वाकई इंटरेस्टेड हैं। आप लोगों ने हमारी सुप्रीम कोर्ट में मुखालफत की, हम पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। डू यू एग्री ये मामला पार्लियामेंट में आए और आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये बात तो दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं है शो ऑफ हैंड वाली। अगर ये जमहूरियत का जो गढ़ है, जहाँ से जमहूरियत शुरू हुई यूके में, क्या वहाँ शो ऑफ हैंड से होता है? बात ये है कि ऑफकोर्स पार्टियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इंडोर्स करना जरूरी है, लेकिन हमको रोबोट नहीं है। हम लोग भी पब्लिक से तो फ्लोर क्रॉसिंग रोकने के लिए आप लोगों के पास क्या तजवीज है सर? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाज़े लिखा हुआ है। आज बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो शेक दिखाई जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से लिखा हुआ है। तो अब अगर शो ऑफ हैंड्स पे वो ला रहे हैं तरमीम, तो इस पे मुखालफत क्यों हो रही है? मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये मुखालफत मैं बता तो रहा हूँ कि दुनिया की किस पार्लियामेंट में है, क्या यूके से ज्यादा हम पार्टियों के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? यूके जो है उसी लिए तो आपने आपको पार्लियामेंट जमहूरियत मिली है। क्या इंडिया में ये है? क्या इंडिया में शो ऑफ हैंड है? क्या यूके में है? इंडिया में बिल्कुल, इंडिया में सर बिल्कुल इंडिया में है। अहमद अवैस साहब से इस पर जानना चाहूंगा। अहमद अवैस साहब, इंडिया में है, वो दीगर मुल्कों की एग्जांपल दे रहे हैं कि बाकी मुल्कों में नहीं है, इंडिया में आप कह रहे हैं मौजूद है ये, तो बाकी ममालिक में नहीं है। तो जी इंडिया में बकायदा कानून में अमेंड करके बहुत साल पहले उन्होंने ओपन बैलेट किया है सेनेट के, वो अपर हाउस के अंदर, तो यानी खास तौर पे किया है। और ये अभी ये हमारी वन ऑफ दी आर्गुमेंट्स हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इंडिया ये काम कर चुका है, क्योंकि उन्होंने भी यही प्रॉब्लम वहां भी फेस की थी। बैरिस्टर साहब आपसे पीपल्स पार्टी की इस पर राय जानना चाहूंगा। पीपल्स पार्टी ने जो सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपने लिखा कि ये सियासी मामला है, कानूनी इसमें नुक्ता नजर नहीं है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए। अब जो है पीटीआई इसीलिए इसे पार्लियामेंट में ला रही है, हमायत करेंगे? क्या यूके में ऐसा है? क्या अच्छा मैं बैरिस्टर साहब क्यों नहीं मान रही? शेख साहब, मैं बैरिस्टर साहब से जानना चाह रहा हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया तो सुप्रीम कोर्ट को क्या एतराज है? वो क्यों समझते हैं कि ये हमारे आईन के मुताबिक नहीं है, ये हमारा स्पिरिट नहीं है हमारी? बैरिस्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आमिर साहब। जी मेरी बात सुने जी। दुनिया भर में कानून साजी का एक तरीकाकार होता है। ये नहीं कि मुझे रात को ख्वाब आया और सुबह मैं कहूँ कि मैं ये कानून बनाने जा रहा हूँ। कानून साजी के लिए बहस की जाती है पार्लियामान के अंदर और तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाता है। जहाँ पे आपका तरीकाकार ही ये हो, देखिए ये ट्रांसफरेबल वोट है जो सेनेट का है और ये बड़ी टेक्निकलिटीज है इसके अंदर। शो ऑफ हैंड तो हो ही नहीं सकता नाकानूनी और आईनी तरीके से। अब अगर ओपन बैलेट होना है, वो हमारी तजावीज में था 18वीं तरमीम में, कुछ पार्टीज ने नहीं माना, उसके लिए एक तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा कि बैलेट पेपर के ऊपर
कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा, और अगर पार्लियामेंट्री लीडर समझे कि इसने पार्टी को वोट नहीं दिया तो वो इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करेगा कि इसके वोट को शो किया जाए किसने किया है या नहीं। वो अलग बहस है। लेकिन क्या इस वक्त हालात यही है बहस है, कि यही आप हम कह रहे अपोजिशन हैं, के साथ पीटीआई गुफ्तगू तो यही कह करते रही है। नहीं, वजीर आजम कश्मीर के इशू पे नहीं बैठते, जीबी के इशू पे नहीं बैठते, कश्मीर सर अभी हड़प हो जाता है नहीं बैठते। सर आपने कौन से हालात बनाए हैं बैरिस्टर कि साहब कानून अभी आ साजी रहा है, इस के पे लिए आप लोग आप कंसेंसस एतमाद कर साजी लें। की फजा मुल्क की बनाएं? बेहतरी में आप कह रहे हैं ओपन बैलेट के हवाले से मेरी हमने बात सुने 18वीं सादी तरमीम साहब, के आप मौके ना पर कहा भी, मेरी तो पहले आप लोग बात अब पूरी सुने। कंसेंसस कर लें। अब आ रहा है, पार्लियामेंट में आ रहा है ये। आप मैं दूर बैठे हैं, आप मुझे मजा नहीं आता ऐसे बात के। एक दफा बात सुने। बात यह है कि आपको किसने कह दिया कि अगर इमरान खान ने यह सोच लिया है कि ये कानून बने तो ये मुल्क के मुफाद के अंदर है। एक तो मैं ये बड़ा हैरान हूं कि इमरान खान ने कहा था मुल्क के मुफाद में, 3 साल पहले वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया। वो यू टर्न लेते हैं, इधर उनके मुंह से निकलता है, आप बैरिस्टर लोग साहब कहना शुरू लेट्स कर नॉट देते हैं गो मुल्क के इनटू मुफाद में आप ही बैठते क्यों टॉक और नहीं, शी आप टॉक। बैठते हम क्यों इशू नहीं। पे भाई डिस्कस कर रहे इमरान हैं। खान पहले इस मुल्क का, मेरी जल्द सा बात सुने, इमरान खान पहले इस मुल्क का वजीर आजम बने, पीटीआई के खौल से बाहर निकले, गालियां बकना बंद करे, चोर डाकू कहना बंद करे, इदारों को उनका काम करने दे, नैब को उसका काम करने दे, अदालतों को उसका काम करने दे, पार्लियामेंट को उसका काम करने दे। कानून साजी के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। चलें अगर जी, आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो आप ठीक क्यों आए हैं इधर पार्लियामेंट में वापस? ठीक। बैरिस्टर साहब हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। क्या पीटीआई कंसेंसस के साथ इस आईनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर करा सकेगी या नहीं करा सकेगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम ओपन बैलेट के हवाले से डिबेट कर रहे थे। पीटीआई चाह रही है कि ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जाए और इसको मंजूर कराया जाए। मैं शॉर्ट और क्विक क्वेश्चन करूंगा अपने तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी से और उनसे क्विक आंसर ही एक्सपेक्ट करूंगा, बिकॉज मुझे एक और स्टोरी की तरफ जाना है और टाइम बहुत ही कम है। सबसे पहले अहमद अवैस साहब, आप क्या दोनों पार्टियों को जो मेजॉरिटी रखती हैं पार्लियामेंट में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उनको कन्विंस करने में तैयार हो जाएंगे? आप समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले ये तरमीम मंजूर हो जाएगी? मेरे ख्याल में हो जाएगी। पीपल पार्टी का देखिए, मैं आपको बता दूं, 2016 में पीपल पार्टी ने पंजाब, वहाँ की सिंध की हुकूमत में, इन्होंने लोकल बॉडीज के इलेक्शन के सिलसिले में बाकायदा तौर के ऊपर एक अमेंडमेंट की थी अपने कानून के अंदर, और उसमें ओपन बैलेट की बात की, शो ऑफ हैंड की, और उसको वो सिंध हाई कोर्ट ने उसको नामंजूर किया। तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके हक में फैसला दिया कि ये कानून जो है इसमें तब्दीली आ सकती है और ये कानून साजी जो है ये कर सकते हैं, और ये इनको ये इख्तियार है कि ये अगर यानी इन शॉर्ट यू आर सेइंग कि पीपल्स पार्टी कन्विंस हो सकती है इस मामले पे। बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा। वो यकीनन होंगे क्योंकि वो ज्यादा प्रैग्मेटिक हैं। जी देखिए, जो भी फैसला होगा ये एक इमोशनल है, ये ठीक जी बैरिस्टर साहब, और मुत्तफिका तौर पे करेगी, लेकिन हुकूमत की जो भी फैसला होगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा, मुश्तरका और मुत्तफिका तौर पे। लेकिन इस हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के ताउन की हमारी तरफ से तो अब कोई नहीं, क्योंकि इस हुकूमत ने हर ताउन के हाथ को बड़ी फिरौनियत और रऊनियत के साथ रद्द किया है। और इमरान खान ने खुद को एक तो मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं साबित किया और एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं साबित किया। उन्होंने अपने आप को टैग किया है बदजुबान तर्जुमानों के साथ, और पाकिस्तान की कौमी क़यादत को और कौमी सियासी क़यादत के खिलाफ और कौमी सियासी जमातों के खिलाफ इंतकाम का रवैया रखा है, जिसकी वजह से 3 साल के अंदर मुल्क की मईशत बर्बाद हो गई है, मुल्क के इदारे बर्बाद हो गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का कोई ताउन किया जा सकता। कैसर साहब, आपकी क्या ओपिनियन है? मुस्लिम लीग नून इस मामले पर क्या कहती है? देखिए, बात यह है कि बहुत भारी तादाद में पीटीआई के मेंबरान उनके साथ नहीं। आपने ये देखा कि 2 दिन पहले मंडे वाले दिन 3 महीने के बाद असेंबली, नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया गया, तो वहाँ उनके आधे लोग भी नहीं आए, जो इनके टोटल लोग हैं आधे भी नहीं आए। 3 महीने बाद इजलास हुआ
कोरम पूरा नहीं हो सका। और फिर उनका अपना जो पार्टी मीटिंग हुई उसमें लोगों ने बहुत ज्यादा इतराज़ात उठाए, क्योंकि ये इनके अपने लोग इनके साथ नहीं हैं और ये जवाब बना रहे हैं। क्योंकि अगर ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो इनके इनके मुताबिक जो वो सेनेट के लोग लाना चाहते हैं, टेक्नोक्रेट्स को और जो ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो रिप्रेजेंट नहीं करते लोगों को, तो उन लोगों के साथ नहीं है। क्योंकि यहाँ इन्होंने अपने मेंबरों को ना तो कोई अहम ओहदे दिए हैं, ना वजारतें दी हैं, तमाम के तमाम बाहर से लोग आए हुए हैं। तो मैं जब बड़ी जानता हूँ अपने पीटीआई के दोस्तों को कि वो नाखुश हैं, इसलिए इनको ये है कि हमारे तो सेनेटर भी नहीं बनेंगे। अब ये नई चीज आ गई है। देखिए ना, मैं तो आपसे पहले मैंने मिसाल दी कि पार्लिमानी जमहूरियत की तो माँ है यूके या ब्रिटिश जो पार्लियामेंट सिस्टम है, तो उसमें तो प्रीरोगेटिव दिया गया है मेंबरान को। क्योंकि एक मेंबर जो होता है ना, वो पार्टी का भी नुमाइंदा होता है और लोगों का भी नुमाइंदा होता है। कोई वो रोबोट नहीं होता कि पार्टी जिस तरह कहेगी उसको हमेशा राइट होना चाहिए। यही स्पिरिट है पार्लिमानी जमहूरियत का। फिर भी जैसे आमर हसन साहब ने कहा, पीडीएम के मुताबिक होगा फैसला और सबका थ्रेड बेयर जब तक असेंबली में और सेनेट में डिबेट ना हो, डिस्कस ना हो, इसके प्रोस एंड कॉन्स सामने आएंगे। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि ये मुमकिन नहीं हो सकेगा और इलेक्शन उसी तरह ही होंगे सेनेट के जिस तरह सीक्रेट बैलेटिंग होती है, क्योंकि ये कन्विंस नहीं कर सकेंगे। इन्होंने इनकी किसी बात पे कोई किसी को एतबार नहीं है। कोई भी चीज इन्होंने अपने जो वादे किए थे उसको कमिटमेंट को पूरा नहीं किया और जो जिस तरह करते रहे हैं, आप देख तो रहे हैं कि जिस तरह ये मैनिपुलेट कर रहे हैं मेंबरों को। तो इन हालात में कैसे साहब आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि एक जो वोट देने वाला है उसकी अपने ज़मीर के मुताबिक दे, ये ना वो कि पार्टी लाइन टो कर रहा हो। एक तो सर पार्टी लाइन टो करनी इलेक्शन एक्ट के मुताबिक भी ज़रूरी है, वरना पार्टी डिसोन कर देती है आपको। दूसरा ये है कि पार्टी लाइन अगर टो ना करे, सिर्फ पार्टी में आपको प्राइम मिनिस्टर का वोट देखिए और बजट में दो जगह है जहां आपको पार्टी लाइन को टो करना, सिर्फ दो जगह है। जब बजट हो रहा हो, दूसरी बात आपने जमीर की कि अपने जमीर के मुताबिक वोट दे, तो सर मसला ये है कि जमीर फरोख्त हो जाता है यहाँ पे। पार्टी की बात में लाजमी उसको एडहायर करें। मेंबर की अपना प्रीरोगेटिव। कई मौकों पे ऐसा हुआ है कि मेंबरों ने नहीं एब्सेंट रहे हैं या उन्होंने वोट नहीं दिए तो पार्टी ने उसके कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। नाज़रीन, हमने इस पर डिबेट की, मकसद यही था कि आपको इंसाइट दे सकें कि पॉलिटिशियंस और सीनियर पॉलिटिशियंस एनालिस्ट क्या समझते हैं इस हवाले से। कानूनी माहिरीन भी हमारे साथ मौजूद थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी रिप्रेजेंट करते थे। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। एक छोटी सी स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करनी है। भारत से जो हैं कुछ हिंदू आए हैं, वो पाकिस्तान में मुकीम थे और वो भारत में गए और उसके बाद भारतीय प्रोपेगेंडा का शिकार हुए और वापस आके उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। मैं प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा वो फुटेज भी चलाएं कि वो वाघा बॉर्डर पे जब वापस आए हैं कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए पुरअमन मुल्क है और अक़लियतों के हवाले से जो है उनका ख्याल रखा जाता है, लेकिन भारत में उनके साथ ना रवा सलूक जो है होता रहा। मुझे कहा जा रहा है क्लोजिंग करें, शार्प क्लोजिंग है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।